सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तो एक पत्र आ जाता, वह भी बेदिली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। हाँ, आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी, केशव को आंखों से देखती रहेगी। वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और न बढ़ाएगी, उनसे बोलेगी भी नहीं। केवल उन्हें कभी कभी आंख भर कर देख लेगी। यही उसकी शांति के लिए काफी होगा। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा। वह अब एक दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास-ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ न छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती, तो राजी हो गए। मैके वाले समझा कर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल में मिले। मॉम बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी, इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना जानती थी कि परिश्रम करने वाले को रोटियों की कहीं कमी नहीं रहती। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी, तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ न लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जी न लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया। गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है, ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया है। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थी, सभी शांत होती जा रही है। बंबई बंदर में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही हो। 5-6 स्त्रियों और भी उसी जहाज से जा रही थी। सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई हुई, न मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियों से संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गई, 2-3 अपने पतियों के पास चली गईं, जो यहाँ पहले आ गए थे। सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया। जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न रहा। जिन महिलाओं के साथ वह आई थी, उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियां थीं। कई अच्छे-अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसीलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया है। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह! उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाए और पूछे, क्यों जी, तुम यहाँ आते ही बदल गए? याद है, तुमने चलते समय क्या-क्या वादा किए थे? उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका था। तब से इस वक्त तक उसे मानो नशा सा छाया हुआ है। वह उनके इतने समीप है। चाहे रोज उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ, स्पर्श तक कर सकती है। अब यह उससे भाग कर कहाँ जाएगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है? कुछ दिनों के बाद संभव है वह उनसे होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई थी।
धुएं में बिजली की लालटने रोती आंखें की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है, मानो किसी को चिंता ही नहीं, मानो सभी संपन्न है। जब ही ये लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं। जिस समय जो काम करने हैं जी जान से करते हैं। खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है, और एक हम हैं कि न हंसते हैं न रोते हैं, मौन बने बैठे रहते हैं। स्फूर्ति का कहीं नाम नहीं, काम तो सारे दिन करते हैं, भोजन करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगते, केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है। सहसा उसने केशव को जाते देखा। हो, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाए। उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो। यदि वह बराबर पत्र लिखते जाते तो वह क्यों आती? लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है? अरे! केशव उसका हाथ पकड़े हुए है। दोनों मुस्करा मुस्करा कर बातें करते चले जाते हैं। यह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सौवला था। वह भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज्यादा सुभद्रा को और कुछ न दिखाई दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची। केशव अब दिखाई न देता था, पर वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से लपकी चली जाती थी। यह युवती कौन है? वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पौव इतनी तेज से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो। पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए? अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे। अब वह गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थीं, जिनमें संसार की विभूतियों गर्व से फूली उठी थी। कदम कदम पर होटल और रेस्टोरेंट थे। सुभद्रा दोनों और नेत्रों से ताकती, पग पग पर भ्रांति के कारण मचलती कितनी दूर निकल गई, कुछ खबर नहीं। फिर उसने सोचा, यूं कहाँ तक चली जाऊंगी? कौन जाने किधर गए? चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं। आखिर इधर से गए हैं तो इधर से लौटेंगे भी। यह ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वहां पहुंची तो 12 बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा। एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया। वह ऊपर पहुंची तो गृहस्वामिनी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया, पर खाने की सुधि किसे थी? वह उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया। 1 बज गया, 2 बजा, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा, वह किसी दूसरे मार्ग से चले गए। मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है। चलूं, सो रहूं। लेकिन फिर ख्याल आ गया, कहीं आ न रहे हों। मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दूसरे दिन प्रात काल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और मुस्कराकर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सबेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार मामूल होती है। सुभद्रा ने एक कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हो, एक काम से बाहर जा रही थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पौव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियों ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग सौवला, मुंह कुछ चौड़ा, नाक कुछ चिपटी,
कद भी छोटा और शरीर भी कुछ स्थूल था। आंखों पर ऐनक लगी हुई थी। लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी के वरदान हों। एक एक अंग से प्रतिमा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हल्की एवं तुच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती है, जिसका प्रमाण यह है कि यहाँ सीविंग मशीन मौजूद है।